हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड। माय डियर लर्नर्स, आज हम अकाउंटिंग फॉर ऑल सीरीज के जो लेक्चर नंबर 2 है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर स्पेशली हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। इवैल्यूएशन यानी कि हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, किस तरह से अकाउंटिंग का जन्म हुआ, कहां पर जन्म हुआ और कब से अकाउंटिंग का यूज होते आ रहा है, किन किन देशों में किस तरह से अकाउंटिंग का यूज हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और हम देखेंगे कि अकाउंटिंग का जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है अब तक, वो कब आया था, किनके द्वारा आया था, ठीक है? और उनमें क्या परिवर्तन लाए थे, जिनकी वजह से हम उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कंसीडर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम एक डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को यानी क्लास को अंत तक देखिए, और अगर आप कुछ सीख पाते हैं, मैं अच्छे से समझा पाता हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों? और वीडियो के अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि इस वीडियो के रिलेटेड होगा, इस क्लास के रिलेटेड होगा, इस टॉपिक का रिलेटेड होगा। तो आंसर भी देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, तब से ही अकाउंटिंग शुरू हुआ है, अकाउंटिंग का यूज होने लगा है, ठीक है? हिस्ट्री यही बताता है। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन, चार तो सबसे बड़े जो सिविलाइजेशन हुए हैं। सबसे पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, फिर आता है इजिप्ट सिविलाइजेशन, फिर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हमारे भारत का सिविलाइजेशन है। चौथा जो है वो है चाइना का सिविलाइजेशन। ये चारों दुनिया के सबसे बड़े सिविलाइजेशन है। और जो सबसे पहला ट्रेस अकाउंटिंग का हमको देखने के लिए मिला था, ऐसा कहा जाता है कि मेसोपोटामिया के जो साउथ पोर्शन है, जिसको कि बेबीलोनिया कहा जाता है, वहाँ पर एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन यानी इजिप्ट में देखा गया था। कब देखा गया था? 4000 बीसी, बिफोर क्रिस्ट, जब जेसस क्रिस्ट पैदा हुए थे, उससे 4000 साल पहले, ठीक है? और वहाँ पर तब अकाउंटिंग का यूज क्यों किया जाता था, यानी कैसे किया जाता था? टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ अ पेमेंट ऑफ वेजेस, जो भी लेबर थे उनको जो भी वेजेस यानी मजदूरी मिलता था, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए, और जो भी टैक्सेस कलेक्ट होते थे उसको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग का यूज किया जाता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, तब तो पेपर और पेन नहीं था, तो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड वो क्ले टैबलेट्स पे किया करते थे, ठीक है? अभी हम देखेंगे ये क्ले टैबलेट्स दिखने में कैसा है। देखिए दोस्तों, क्ले टैबलेट कुछ इस तरह से दिखाई देता था उस टाइम में। हालांकि अभी इसको हम शायद म्यूजियम में देख पा रहे होंगे। तो क्ले टैबलेट्स में देखिए कुछ ड्राइंग करके, हमको तो अभी लग रहा है कि ये ड्राइंग है, लेकिन उस टाइम में वो उनके लैंग्वेज में अकाउंटिंग का रिकॉर्ड किया करते थे, ठीक है? तो इसको हम क्ले टैबलेट्स भी कहा करते हैं। अगर हम और कुछ पिक्चर्स देखें, जैसे कि यहाँ पर एक ठो बंदा है जो कि बैठ के एक ठो क्ले टैबलेट्स, यानी कि इसको हम एक्चुअली में इसको अबाकस कहते हैं, अबाकस के माध्यम से अकाउंटिंग कर रहा है। साइड में अगर हम देखें तो कुछ अबाकस भी है। हालांकि ये जो पिक्चर थोड़ा सा मॉडर्नाइज होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पेपर टाइप का कुछ है, लेकिन उस टाइम में कुछ पेपर नहीं था। इस पिक्चर को भी आप देखिए, तो यहाँ पर भी देखिए, जो यहाँ रखा हुआ है, ये जो रखा हुआ है, ये जो रखा हुआ है, इसको हम सब क्ले टैबलेट्स कहते हैं। तो इनके माध्यम से या फिर इनके ऊपर ही अकाउंटिंग किया जाता था, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाता था उस टाइम में, जब पेपर एंड पेन नहीं हुआ करता था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक तो जापानीज बंदा बैठ के यहाँ पर एबाकस के माध्यम से, देखिए यहाँ पर एबाकस रखा हुआ है, एबाकस के माध्यम से लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। लेजर भी अकाउंटिंग का ही एक तो पार्ट है। अकाउंटिंग पढ़ना तब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जब आप जो सब चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ पिक्चर्स इंटरनेट से ब्राउज करके अगर आप देखने लगे, तो आपको अकाउंटिंग के ऊपर इंटरेस्ट और उस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट और भी ज़्यादा हो जाता है या फिर आ जाता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एविडेंसेस रिवील करते हैं कि जो इजिप्शियन थे, ठीक है, इजिप्शियन अकाउंटिंग का यूज कैसे करते थे ना, उस टाइम पे जो राजा थे उनके पास ट्रेजरीज हुआ करते थी। ट्रेजरीज में वो गोल्ड या फिर अदर वैल्यूएबल थिंग्स, मेटल्स, मटेरियल्स रखा करते थे। तो उनका रिकॉर्ड करने के लिए वो अकाउंटिंग का यूज करते थे, ओके?
हर राजा के पास एक तो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था जिनको वाजिर कहते थे, और हर ट्रेजरी का एक तो इंचार्ज हुआ करता था। तो अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से किया गया था कि जो ट्रेजरी के जो इंचार्ज हुआ करते थे वो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड भेजते थे, किनको, राजा के जो प्राइम मिनिस्टर थे वाजिर उनको भेजते थे डेली बेसिस पे क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं। और जो वाजिर यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे वो हर दिन के ट्रांजैक्शन को एक साथ रखते थे, रिकॉर्ड को एक साथ रखते थे, और मंथली बेसिस पे रिपोर्ट करते थे राजा को। तो इस पैटर्न पे इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हुआ करती थी और इस पे अकाउंटिंग का यूज किया जाता था। ठीक है, इतना ही समझिए। आगे बढ़ते हैं। बेबीलोनिया। बेबीलोनिया जो कि मेसोपोटामिया का साउथ पोर्शन को कहा जाता है। ठीक है, इसको लेकर एक तो शायद किताब भी है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोनी, बेबीलोनी या फिर बेबीलोनिया, ऐसा कुछ था किताब, बहुत ही अच्छी किताब है, थोड़ा सा पढ़िएगा, सर्च कीजिएगा। तो बेबीलोनिया जिसको कि हम सिटी ऑफ कॉमर्स, सिटी ऑफ ट्रेड भी कहा करते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजनेस, ट्रेड, परचेज, सेल गुड्स के यहीं पर हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो वहाँ पर जो बिजनेस में लॉसेस हुआ करते थे, लॉसेस कुछ फ्रॉड की वजह से होते थे, कुछ लैक ऑफ एफिशिएंसी यानी कि लापरवाही की वजह से जो भी लॉसेस होते थे उनको अनकवर करने के लिए, उनको रोकने के लिए अकाउंटिंग का यूज किया जाता था। कहाँ पर? बेबीलोनिया पे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेबीलोनिया जिनको हम शहर, कॉमर्स यानी ट्रेड का शहर कहते हैं, और वहाँ पे जो भी सारे बिजनेस होते थे उस बिजनेस पे होने वाले लॉसेस, लॉसेस क्यों होते थे? या तो फ्रॉड करके कोई लॉस कर देता था, या फिर लापरवाही की वजह से लॉस होता था। उन लॉस को अनकवर करने के लिए, उसको रोकने के लिए अकाउंटिंग का यूज किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। ग्रीस में भी अकाउंटिंग का यूज होता था। कैसे? गवर्नमेंट के जितने भी सारे रेवेन्यूज रिसिप्ट होते थे, ठीक है, डिफरेंट ट्रेजरीज हुआ करते थे गवर्नमेंट के, तो हर ट्रेजरीज में से कितना कितना रेवेन्यू रिसीट हो रहा है, टोटल कितना रिसीट हो रहा है रेवेन्यू, ठीक है, टोटल पेमेंट कितना हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, इन सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ग्रीस में अकाउंटिंग का यूज किया जाता था। अब कैसे करते थे वो थोड़ा सा अलग बात हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस करते जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर क्यों क्यों अकाउंटिंग का यूज कैसे कैसे होता था। ठीक है, और डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इतना ही याद रखिए। फिर हम रोमन्स की बात करेंगे। तो रोमन में क्या होता था, जो ट्रांजैक्शंस होते थे, जितने भी सारे रिसीट्स होते थे या फिर पेमेंट्स होते थे, उनको डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता था एक तो किताब में जिसका नाम था डे बुक, यानी मेमोरेंडम भी कहा जाता था। ठीक है, और हर महीने के अंत में यानी मंथली बेसिस पे ये डे बुक से ये ट्रांजैक्शंस को लेजर पे ट्रांसफर या फिर पोस्टिंग करते थे। ये कब की बात है? ये 700 बीसी से लेकर 400 एडी तक है। अब इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। जब जीसस ख्रिस्ट पैदा हुए थे उनसे पहले के टाइम को हम बीसी कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर है 700 बीसी, और उनके पैदा होने के बाद के टाइम को हम एडी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शायद 400, मान लीजिए 400 एडी। तो इस टाइम के बीच में, इस ईयर के अंदर, ठीक है, इस ड्यूरेशन में रोमन्स में अकाउंटिंग का व्यवहार डे बुक को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर लेजर पोस्टिंग करने के लिए यूज किया जाता था। जितने भी सारे रिसिट्स एंड पेमेंट होते हैं उनको डे बुक एंड लेजर्स पे पोस्टिंग करते थे। फिर चाइना सिविलाइजेशन। देखिए, हमने बात कर लिया मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जहाँ पर हमने बेबीलोनिया शहर के बारे में बात किया। फिर हमने इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में बात किया। अब हम चाइना सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि चाइना के जो गवर्नमेंट हुआ करते थे आज से करीब, आज से तो नहीं, बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट से पैदा होने से 2000 साल पहले चाइना में भी एक तो सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में अकाउंटिंग का व्यवहार किया जाता था। वहाँ पर भी जितने भी सारे गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस होते थे, रिसीट्स होते थे, पेमेंट्स होते थे, उनको रिकॉर्ड करने के लिए चाइना भी अकाउंटिंग का ही यूज करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बात हमने कर ली है तीन सिविलाइजेशन के बारे में। फिर आते हैं जो हमारा सिविलाइजेशन है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया के बारे में बात करते हैं। आज से करीब 223 सेंचुरीज एगो यानी 2300 साल पहले, जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य थे, या फिर हम उसको मौर्य डेनिस्टी कहते हैं, मौर्य किंगडम कहते हैं, तो उन टाइम में जो राजा थे, राजा चंद्रगुप्त, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे चाणक्य,
जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था। ये चंद्रगुप्त के गुरु भी थे और उनके प्राइम मिनिस्टर भी थे। चंद्रगुप्त एक चंदू नाम का बच्चा था जिनको चाणक्य ने धनानंद धनानंद के साम्राज्य को खत्म करने के लिए चंदू को लेकर चंद्रगुप्त राजा बना दिए और उनसे ही शुरू हुआ चंद्रगुप्त मौर्य डेनेस्टी। ठीक है। तो जो कौटिल्य चाणक्य थे वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे तब के टाइम में। आज भी हम चाणक्य नीति पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स कह ले, फाइनेंस कह ले, बिजनेस कह ले, अकाउंटिंग कह ले, हर फील्ड में ये एक्सपर्ट थे। तो इन्होंने एक तो किताब लिखी थी जिनका नाम था अर्थशास्त्र। हिंदी में उसका मीनिंग होता है इकोनॉमिक्स, या फिर अर्थशास्त्र इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है इकोनॉमिक्स। तो इस किताब में हमको अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बारे में ट्रेसेस मिलते हैं, किस तरह से अकाउंटिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए, या फिर उस तरह से उस टाइम में किस तरह से अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करते थे, अकाउंटिंग का यूज किस तरह से किया जाता था। हमको ये अर्थशास्त्र किताब से ट्रेसेस मिलते हैं। ठीक है। और इसको भी अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, इससे आगे थोड़ा बढ़े, दी होली बाइबल किताब में भी अकाउंटिंग के ट्रेसेस मिलते हैं और कुरान में भी अकाउंटिंग के ट्रेसेस मिलते हैं। फिर आता है लुका पाशियोली का टाइम। लुका पाशियोली जिनको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हम इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलने लगे। ये इटाली में पैदा हुए थे, एक मैथमेटिशियन थे। इनके फैमिली जो थे एक मर्चेंट क्लास के थे, यानी कि व्यापार करते थे इनके फैमिली में। तो इन्होंने एक तो बुक लिखा था जिस बुक का नाम था या फिर है समा दे अरिथमेटिका, होल्ड ऑन, सुमा दे एरिथमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनट प्रोपोर्शनैलिटी, जिसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा रिव्यू ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। इस किताब में अकाउंटिंग के बारे में पता चलता है और ये एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे जिसका नाम था डबल एंट्री बुक कीपिंग। 1494 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। ओके, जो डबल एंट्री बुक कीपिंग का। तो इसीलिए हम लुका पैसिओली को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग भी कहते हैं। और मॉडर्न अकाउंटिंग या फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग का जो जन्म पैदा कब हुआ था? 1494। तो कभी भी अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है व्हेन वाज अकाउंटिंग evolved और डेवलप्ड, ओके, तो आपका जो आंसर होगा वो 1494 होगा। ठीक है। या फिर डबल एंट्री बुक के बारे में पूछे तो वही कीजिएगा। ठीक है। तो जो डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया, यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया जो कि सब पहले नहीं था। वो क्या क्या चीज़ें थी हम देखेंगे। देखिए, उससे पहले जान लीजिए कि लुका पैसिओली कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं अकाउंटिंग या फिर डबल एंट्री का इन्वेंटर हूँ। वो कहते हैं कि ये जो नॉलेज है वो पहले से था, बस मैं इसको स्प्रेड कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इन्होंने इस डबल एंट्री बुक कीपिंग में यानी अकाउंटिंग में कुछ चीज़ें ऐड की। ठीक है। और उसको आगे बढ़ाया। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने ऐड किया वो ना तो पहले था, और वो चीज़ें आज बहुत मात्रा में यूज होता है। आज का जो अकाउंटिंग हम देखते हैं वो लुका पाशियोली की ही देन है। लुका पाशियोली जो टेक्निक्स डेवलप किए हैं, जो टूल्स डेवलप किए हैं अकाउंटिंग में, उनका व्यवहार आज किया जाता है, उनका यूज आज किया जाता है। इसीलिए हम लुका पाशियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है। सो जो करंट बुक कीपिंग मैनुअल्स हम देख रहे हैं वो लुका पाशियोली के द्वारा दिया गया मास्टरपीस है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता होगा जो कि अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग में सबसे बड़ा जो दो ठो टूल है दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। आप बैंक के खाता में पासबुक में भी देखते होंगे, पैसा जमा करने के टाइम, पैसा उठाने के टाइम एक तो डेबिट क्रेडिट का कॉलम होता है जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये डेबिट क्रेडिट का देन भी लुका पाशियोली की ही है। ठीक है। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर डॉट एंड क्रेडिट को सीआर डॉट लिखते हैं। अब ये डेबिट क्रेडिट का जो टर्म आया है वो डिफरेंट किताब में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है। कहीं कहीं लिखा है कि डेबिट वर्ड इटालियन वर्ड डेबिटो से आया है, या फिर लैटिन वर्ड डेबिटा एंड डेबियो से आया है। मैंने एक और किताब पढ़ रखी है जहां पर लिखा है कि डेबिट वर्ड लैटिन वर्ड डेवियरे से आया है, DEBERE। ओके। एंड उसी तरह जो क्रेडिट वर्ड है वो इटालियन वर्ड क्रेडिटो से आया है, जो कि लैटिन वर्ड क्रेडो से आया है। और उस किताब में ये भी लिखा है कि जो क्रेडिट वर्ड है वो लैटिन वर्ड क्रेडर है, CREDERE। या फिर आप देखते होंगे डेबिटम क्रेडिटम, ये भी टर्म लिखा हुआ आता है कि इनसे डेबिट क्रेडिट वर्ड डिराइव हुआ है। तो अगर हम डिफरेंट सोर्सेज देखें तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमको मिलते हैं।
आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से मान के चलिए। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे डेबिटम क्रेडिटम एंड क्रेडियर डेबियर ये टर्म आया हुआ है। तो ये डेबिट क्रेडिट क्या है उसको आज हम बात नहीं करेंगे, ये एक तो लंबा प्रोसेस है। ठीक है, डिफरेंट वे में डेबिट क्रेडिट का यूज होता है, तो इसीलिए इसको अभी के लिए मैं स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात जो डबल एंट्री बुक कीपिंग बोलता है, यानी लुका पाशियोली बोलते थे फॉर ऑल ट्रांजैक्शन, अगर आपके पास कोई क्रेडिटर है तो आपके पास कोई डेप्टर भी होना चाहिए। तो डेटर क्रेडिटर छोटे से टर्म्स में समझा देता हूँ। क्रेडिटर का मतलब हम जिनसे चीज़ें उधार लेते हैं उनको हमारा क्रेडिटर बोलते हैं, और जिनको उधार पे चीज़ देते हैं उनको हमारा डेटर बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर एक ट्रांजैक्शन पे कोई क्रेडिटर है तो कोई डेटर भी होगा। ठीक है, मतलब हम अगर किसी को उधार पे चीज दे रहे हैं तो सामने तो कोई होगा ना जो उधार से चीज हमसे ले रहा है। तो हर क्रेडिटर के लिए हर डेटर है। वो इसको इस तरह से भी कहते हैं कि फॉर एवरी डेबिट ट्रांजैक्शन देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जैसे साइंस में होता था ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी तरह वो कहते हैं कि हर डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। यानी अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, किसी के लिए खर्च कर रहे हैं, तो सामने भी कोई होगा जो कि पैसा ले रहा है। अगर कोई पैसा दे रहा है हमको, हम पैसा ले रहे हैं, तो सामने तो कोई होगा जो पैसा दे रहा होगा। तो दो ट्रांजैक्शंस डेबिट क्रेडिट एट ए टाइम होगा। ठीक है, यही बात है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग पे की है, और इसी को बेस करके ही हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। ये ये भी बताते हैं कि आप अकाउंटिंग जब कर रहे हैं, सबसे पहली बात आप याद रखिए, सबसे जो एक मर्चेंट या फिर एक बिजनेसमैन का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो जितने भी सारे बिजनेस कर रहा है उसके लिए सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद जनाए। ओके, गिव ग्लोरी टू द गॉड। और जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटी वो बिजनेस पे कर रहा है, वो सब एथिकल होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है, न्यायवान होना चाहिए, कोई भी इलीगल अनएथिकल कार्य नहीं होना चाहिए। एंड यही एथिकल कार्य करके वो मुनाफा कमाना चाहिए। यानी बिजनेस पे ऑनेस्ट रहिए, एथिकल रहिए, किसको झूठ मत बोलिए, किसके साथ फ्रॉड मत कीजिए। यही सब चीजें बता रहे हैं। कहते हैं कि ये एक रूल है, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक मर्चेंट का, एक बिजनेसमैन का। ओके, डबल एंट्री बुक कीपिंग में आगे चलते हैं कि लुका पाशियोली के द्वारा जो सब टूल्स डेवलप किए गए हैं उनमें से सबसे जो फेमस है दैट इज मेमोरेंडम, डे बुक, जर्नल, लेजर एंड कुछ स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। ये सब चीज़ों के बिना आज का अकाउंटिंग आधा अधूरा है, या फिर हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का यूज नहीं हो सकता। तो देखिए, जर्नल का रिकॉर्ड कुछ इस तरह से किया जाता है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, कैश अकाउंट के साइड में यहाँ पर डेबिट लिखा होना चाहिए। तो हर एक डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए एक तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होता है। ठीक है, ये जर्नल का फॉर्मेट है, ये लेजर का फॉर्मेट है। देखिए, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। जब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। लुका पाशियोली के द्वारा लिखे गए कुछ और किताबों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला जो सुमा दे अरिथमेटिका, उसको तो हमने देख लिया, जहाँ से अकाउंटिंग या फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग का इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है। उसके अलावा भी इन्होंने और सारी किताबें लिखी है अकाउंटिंग एंड बिजनेस को लेकर, आप इसको देख सकते हैं। बस इतना ही था आज का टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरा जो क्वेश्चन है वो है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हेन अकाउंटिंग वाज इवॉल्व। इसका उत्तर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दीजिए अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। तो वीडियो को आज यही रखते हैं, क्लास को आज यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे नए क्लास में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास टिल द एंड फ्रेंड्स।